हेलो बच्चों, आज हम वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का ही रहेगा हमारा, एक दिन और इस पर लगाएंगे। कल हम फिर अगला जो लेक्चर लेंगे वो सिस्टम ऑफ यूनिट पर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने बताया था कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है और फिजिक्स की ब्रांच क्या है। तो आज कुछ बातें हम बताते हैं। फिजिक्स जो है वो दूसरी साइंस के साथ कैसे रिलेटेड है। जो फिजिक्स है ये आसान से टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मैं। जैसे फिजिक्स जो है रिलेटेड टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या इसका योगदान है फिजिक्स का, या फिजिक्स है जो वो कैसे बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है, फिजिक्स का जो रिलेशन है वो कैसे मैथ के साथ रिलेशन है, फिजिक्स का जो रिलेशन है वो आपका एस्ट्रोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स का आपका सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, हालांकि ज़्यादा बेसिक में करवाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ना पेपर में ज़्यादा आते हैं, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। चलो केमिस्ट्री के से रिलेटेड रिलेशन बताते हैं कि केमिस्ट्री के साथ रिलेशन क्या है, केमिस्ट्री और फिजिक्स कैसे है। तो बेटा, जो फिजिक्स में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात की थी, एटम के बारे में हमने डाल्टन ने हमने इसको बताया था। डाल्टन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने इन्वेंट किया, और तभी जो केमिस्ट जो है, केमिस्ट वाले हैं जो, उन एटम को देखकर ही एलिमेंट को रीअरेंज करके उसको पीरियोडिक टेबल में डाला है। ठीक है, यानी कि एटम को जब हमने खोजा फिजिक्स के अंदर, तो एटम की खोज होने के बाद पता चला कि भाई इस एटम का जो साइज है, इस एटम का जो नेचर है वो इस दूसरे एटम से अलग है। तो तभी ही केमिस्ट जो है एनेबल हुए कि वो चीज़ें उनको रीअरेंज करने में। अच्छा, बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है बेटे? बायोलॉजी में जैसे ब्लड सेल देखनी है आपने, या क्या नाम है, कोई आपको अंदर से कोई हड्डी टूट रही है तो जो एक्सरे है, या आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो आप लेबोरेटरी वगैरह के अंदर ब्लड चेक वगैरह करवाते हो कई बार माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये सारा कंसेप्ट है फिजिक्स का, और यूज कहाँ हो रहा है बेटा? बायोलॉजी में। तो इसलिए इसका रिलेशन यहाँ पर है। मैथ के साथ क्या रिलेशन है? मैथ और फिजिक्स को हम ये कहते हैं दोनों लाइक ए ट्विंस हैं। बिना फिजिक्स के मैथ नहीं कर सकते, और बिना मैथ के फिजिक्स नहीं कर सकते। तो ये कह सकते हैं, न्यूटन ने भी एक बात कही है फिजिक्स और मैथ के बारे में, इट इज द beautiful combination of mathematics and philosophy। तो ये फिलोसफी अगर पूरा लिखना चाहते तो, यानी कि मैथ का बड़ा योगदान है फिजिक्स के अंदर। जो थ्योरीज दी गई है मैथ के अंदर वो फिजिक्स की वजह से मैथ में होती है, और जो कैलकुलेशन दी जाती है फिजिक्स के अंदर वो मैथ की वजह से है। तो इसलिए ये कहा जाता है इट इज द मतलब बोथ आर लाइक ए ट्विंस, एक सिक्के के दो पहलू की तरह है ये, मतलब साथ साथ रह रहेंगे। रेल की दो पटरियां जो चलती है ना साथ साथ, वैसे ही फिजिक्स और मैथ हमेशा साथ साथ चलता रहेगा। फिजिक्स वाला जब भी कोई टीचर होता है तो उसको मैथ भी करवाना होता है, और मैथ वाले को भी थोड़ी सी फिजिक्स करवानी पड़ती होगी। उनके अंदर भी वेक्टर्स आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगी, काफ़ी चीज़ें हैं। हम इनका ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का भी यूज करेंगे। तो ठीक है बेटे, तो बहुत दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट अपने अपने में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही केमिस्ट्री, फिजिक्स के बिना केमिस्ट्री के बिना फिजिक्स भी नहीं कर सकते, और फिजिक्स के बिना केमिस्ट्री भी। कॉन्ट्रीब्यूशन है एक दूसरे का। एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी देखोगे आप, एस्ट्रोनॉमी में आप हम फिजिक्स वाले अगर टेलीस्कोप की बात ही नहीं कर सकते, तो आपको कैसे पता चल जाएगी 8 प्लेनेट है, मून्स वगैरह है, सभी चीजें टेलीस्कोप से हमें पता चलता है। बोलो बच्चे, तो ये एस्ट्रोनॉमी में भी रिलेशन है। सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है? तो आप देखो, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप समझते हो कि आप एक इमेजिन करो ए वर्ल्ड वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो ट्रेन्स, नो मोबाइल फोन, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, तो यू लुक लाइक आदि मानो। अरे बोलो बच्चे, तो सोसाइटी के अंदर तो वही कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करता है, फास्ट ट्रैवलिंग में हमारी हेल्प करता है,
काफी सोसाइटी का के अंदर भी फिजिक्स का हर सब्जेक्ट का है, लेकिन मैं अपना फिजिक्स वाला ही बताऊंगा क्योंकि फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो सोसाइटी के लिए हेल्प के लिए ही साइंस की जो नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। तो आज हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजी का नाम सुना आपने? टेक्नोलॉजी, ये वर्ड भी है। टेक्नोलॉजी क्या होता है भाई? छोटे बच्चों की किताबों में मैं देखा है, मैंने वहां पर लिखा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कई बच्चों ने सर नई टेक्निक को टेक्नोलॉजी कहेंगे। अरे भाई टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे फैन एक टेक्नोलॉजी है, एरोप्लेन एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एंड्रॉइड, जो आपका एंड्रॉइड फोन है, फोन भी एक आपका टेक्नोलॉजी है। टेलीविजन भी एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी होता है ये, इट इज द प्रैक्टिकल या इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। समझे मेरी बात ध्यान से? यानी टेक्नोलॉजी का मतलब समझो। टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये एक एप्लीकेशन है जो कि किस पर बेस है? फिजिक्स के लॉ पर, जो हमारे प्रैक्टिकली काम आ रही है। जैसे कि हम बात करें स्टीम इंजन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी पर फिजिक्स का लॉ कौन सा लग रहा है? तो आपको बता देता हूं, थर्मोडायनेमिक्स इसकी जो है, बच्चों ध्यान से देखोगे, वो इसकी एक एप्लीकेशंस रहेगी। ओके, अच्छा इसी प्रकार हम बात करेंगे एरोप्लेन एक टेक्नोलॉजी है, और ये इसकी लॉ जो है वो बर्नौलीज थ्योरम लगेगी, जो कि हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। मतलब समझ भाई, स्टीम इंजन एक टेक्नोलॉजी है और फिजिक्स का लॉ कौन सा है? थर्मोडायनेमिक्स। एरोप्लेन क्या है कि टेक्नोलॉजी, और एप्लीकेशन क्या है? जो लॉ कौन सा है? बर्नौलीज थ्योरम। हर के ऊपर लगता है भैया ऐसे ही। जैसे कि सोनार पर बात करें तो वहां पर रिफ्लेक्शन लगता है साउंड वेव्स का, ठीक है बेटे। तो ये पॉइंट समझना है। टेक्नोलॉजी में इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। गुड। अच्छा अब देखिए, थोड़ा सा ये पॉइंट हमारे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट इतने ज्यादा है नहीं, बस जस्ट नॉलेज के लिए। काफी साइंटिस्ट, फिर किताब में जो दिया गया है, मैं किताब के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो बुक में फिर इसके बाद दिया गया है कि कुछ साइंटिस्टों का योगदान, काफी साइंटिस्टों ने काम किया। बर्नौलीज ने किया काम, है ना, जैसे कि फैराडे ने, ओम ने, है ना, हेनरिच हर्ट्ज ने। तो हर का अपना अपना योगदान है। हम ज्यादातर +1 के अंदर जो ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो किसका रहेगा? न्यूटन के बारे में। थोड़ा न्यूटन के बारे में बता देता हूँ। नॉट न्यूटन, मैं तो बार बार गलत बोल देता हूँ आपको, सर आइजैक न्यूटन बोला था। तो न्यूटन सर बड़े ही, एक ये कहा जाता था एक बार, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन नो डाउट, बट रिमेन ए सिंपल मैन। हमेशा एक इंटेलिजेंट रहे लेकिन एक सिंपल से आदमी रहे। एक बार इनके पास एक उस समय के बड़े थिंकर थे, अलेक्जेंडर पोप। वो उनके पास गए और जब अलेक्जेंडर न्यूटन सर उस समय बीमार थे, तो ज्यादा उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो उनसे पूछा, हालचाल पूछा। फिर उनसे हालचाल पूछने के बाद वो घर पर आए और उन्होंने न्यूटन के बारे में क्योट लिखा। उन्होंने लिखा, गॉड सेड लेट्स न्यूटन कम, ऑल वाज लाइट। मतलब इसका मतलब ये कहा, भगवान ने कहा कि न्यूटन आ जाओ। जो ही न्यूटन आए संसार में तो चारों तरफ लाइट ही लाइट। इसका मतलब न्यूटन को स्पेशल भगवान ने जमीन पर कुछ अच्छे कार्य करने के लिए बुलाया था, ठीक है। ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। फिर इसके जवाब में जो लास्ट क्योट था न्यूटन का लाइफ का, वो बता देता हूं। मैंने थोड़ा सा इसमें पढ़ा था इसके जीवनी में। तो उसने बोला कि देखो कितनी बड़ी बात की, आई डू नॉट नो व्हाट आई मे अपीयर टू द वर्ल्ड, आई डू नॉट नो व्हाट आई मे अपीयर टू द वर्ल्ड, बट टू माई सेल्फ आई सीम टू लाइक ए बॉय playing on the seashore and diverting to myself every now
finding some smoother pebble and prettier shell than ordinary one, while the great ocean of the truth lay undiscovered before me. ये क्या बोल दिया मैंने, पूरा लंबी सी रामायण गा दी। सुनो अब इसका मतलब, मैं नहीं जानता कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, परंतु मैं अपने आप को एक समुद्र के किनारे पर खेलते हुए बच्चे के समान अपने आप को पाता हूं, और उस समुद्र में से कुछ मैंने सुंदर सुंदर से शंख और पत्थर निकाल लिए हैं, पेबल्स निकाल लिए हैं, और जबकि ये इतना महान समुद्र अभी भी मेरे लिए अनडिस्कवर्ड है। तो इतनी बड़ी बात कह दी, मतलब इसका मतलब समझ में आया तुम्हें? नहीं आया तो बताता हूँ। ये कहा कि ये न्यूटन ने कहा ये प्रकृति एक बहुत बड़ा समुद्र है, इस समुद्र में से, इस प्रकृति में से मैंने कुछ रूल्स निकाल लिए, लेकिन ये प्रकृति इतनी बड़ी है, विशाल है, कि मेरे से इतनी रूल्स का मेरे को नहीं पता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो एक मैसेज ट्रांसफर कर गए जाते जाते कि भी आप भी इस समुद्र में से कुछ लॉज को निकालो और नए लॉज अपने बनाए, और हमने इस काम में इस कड़ी को हमने आगे भी बढ़ाया है। जाते जाते ये बात भी कह गए। चलो समझ में आ गया बात। ये आज पता नहीं तुम सोच रहे हो कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, चलो बातें थोड़ी सी आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, आज थोड़ी सी बेसिक बातें और कर लेता हूँ, आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो 4 बातें और पॉइंट लिखा देता हूँ, फिर ये लेक्चर को ओवर करते हैं, और उसके बाद मजा आने वाला है। कल से थोड़ा सा बेसिक बातें हम और थोड़ी सी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, ये बात करेंगे। उसके बाद डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर फिजिक्स शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन बेसिक पर ही रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्सेज इन नेचर। तो प्रकृति में 4 फोर्स पाए जाते हैं भैया। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है वीक फोर्स, ये आपके लिए नया है थोड़ा सा और अभी भी थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और कुछ एनर्जी के रूल्स हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, ये भी 4 प्रकार के हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये थोड़ी सी बेसिक बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है, कुछ इसमें तुम्हें मुश्किल लग रही है। वीक फोर्स तुम्हें नहीं पता, न्यूक्लियर फोर्स हालांकि 10th क्लास में थोड़ा सा आपने पढ़ा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो, अगर 2 बॉडी है, एक पर मास m1 और एक पर मास m2, और दूरी इनके बीच में r है, तो ये g m1 m2 डिवाइड बाई r² हो जाएगा। जानते होगे सभी, 9th क्लास में पढ़ा हुआ। और g की वैल्यू आप सभी जानते होगे, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये बातें अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो इसका डिस्कस हम यूनिट नंबर 6 में ही करेंगे, क्लास 11th में ही। इट इज अट्रैक्टिव नेचर होता है, ये कभी रिपल्सन नहीं करता। संसार की 2 वस्तुओं के बीच के आकर्षण को ये कहते हैं, अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ये सबको बताना चाहिए। जो अर्थ है अपनी तरफ वस्तुओं को खींचती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, है ना, अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन अपनी एक्सिस पर, तो ये सारा किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हाँ, ये है, ये सारों में से वीकेस्ट फोर्स है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, बट इंपॉर्टेंट फोर्स है। इन सब में से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्मॉल रहेगा, पहली बात याद रखना। अच्छा, दूसरा बात देखो, वीक फोर्स का डिस्कस हम करेंगे यूनिट नंबर 8 में, और वो भी क्लास कौन सी? 12th में। इसमें हालांकि मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, समझ में मुश्किल आना आपको। ये फोर्स इंटरेक्ट करता है एलिमेंट्री फॉर शॉर्ट टाइम। ये फोर्स तब निकल के आता है जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से बीटा पार्टिकल एमिट करता है। उस बीटा पार्टिकल के साथ एक पार्टिकल और निकलता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये बताई थी 1931 में वॉल्फगैंग
पाउली ने। ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, घबराना मत। ये क्या लिखवा दिया मैंने, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, लेप्टॉन्स और लेप्टॉन्स के बीच में फोर्स आएगा, मीजोन्स आएगा, युकावा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको, फिर जाकर ये समझ में आएगा यूनिट नंबर 8, और वो भी क्लास 12th में, यानी कि 12th के एंड पॉइंट पर जाकर ये चीजें समझ में आएगी, तो घबराना मत। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ये लगभग 10 की पावर 25 गुना स्ट्रोंगर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इसको मत सोचना कि इसको बस याद करना, द फोर्स विच इंटरेक्ट एलिमेंट्री फॉर द शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड द वीक फोर्स, इट इज 25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और दिस फोर्स अराइज बिटवीन द लेप्टॉन्स एंड लेप्टॉन्स और मीजोन्स एंड लेप्टॉन्स, और अभी और इसकी जानकारियां हमारे पास नहीं है, ये अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेट है। ठीक है, थोड़ा सा ये बताया गया था, ये वोल्फ एंड पॉली है, पॉली एक्सक्लूजन आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो घबराना मत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप जानते हो, 10वीं में भी पढ़ा था, एक बॉडी पर चार्ज Q1 और एक पर Q2 और दूरी R है, तो फोर्स जो आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। आपने ये सीधा सीधा K लेकर चले थे, वैसे ये 1/4πε0 होता है, एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और ये नोट का मतलब होता है वैक्यूम में, नोट बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू जो होती है लगभग 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब/न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बात याद रखना है, ये अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल्स भी कर सकता है, यस, और इन्वर्स करता है, वही सेम इन्वर्स, दोनों सेम फॉर्मूला लगेगा, इन्वर्सली इक्वल टू R² है। अच्छा, ये अट्रैक्ट रिपल दोनों कर सकता है, लेकिन इसकी एक बढ़िया बात है, ये 10 की पावर 36 गुना स्ट्रोंगर है देन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बड़ी बात है, 10⁻36 टाइम्स जो है वो बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। देखो मैं कभी कोई वैल्यू गलत ना बता दूं तो मैं देख के बता देता हूं ये चीजें। चलो हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ऐसा फोर्स जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक फोर्स से बंधे रहते हैं। द फोर्स दैट बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन together in nucleus is called strong nuclear force। ठीक है भाई, ये भी हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8 में ही, क्लास 12 में, तो इसको भी अच्छा सा पढ़ लेंगे। 10th क्लास तक तो इसमें थोड़ा सा आपने पढ़ा भी होगा, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा बता देता हूं। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, यानी कि पार्टिकल की जो दूरी होगी वो वेरी वेरी स्मॉल रहेगी। हाँ, ये ध्यान करना, ये 10 की पावर 38 गुना स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और 100 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये थे फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ये हमेशा नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब आप समझ होगे, जो चेंज वैल्यू ना हो। अच्छा, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये और देख लो, छोटा सा टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, आप सभी जानते हो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अरे बोलो बेटा, अरे ना तो ऊर्जा पैदा होती है, नहीं वो आत्मा की तरह, ना आत्मा मरती है ना पैदा होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। जैसे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाया, पानी को इकट्ठा किया, पोटेंशियल एनर्जी दी और उसको छोड़ दिया, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। काइनेटिक एनर्जी में टरबाइन घुमा दिया, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, तो एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी बदल गई। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, इसको बोलेंगे अगर भारी फोर्स ना हो। और डिस्कशन इसका यूनिट नंबर 4 में भी पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भैया, वही चार्जेस आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। यानी कि जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, यूरेनियम ले लिया, ये डीके कर दिया, इसका तोड़ दिया इसको, तो ये थोरियम और प्लस में हीलियम, या इसको अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हो। तो देखो जरा ध्यान से, 238 234 प्लस 4 238 92 90 प्लस 2 92, यानी कि जो चार्ज है, मास है, चार्ज नंबर और मास नंबर क्या है, कांस्टेंट, बट एक मटेरियल से
दूसरे मटेरियल में बदल गया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? चार्ज खत्म नहीं होते, ना ही चार्ज पैदा होते, परंतु एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में बदल सकते हैं। चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहते भैया। अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है, आप सभी जानते होंगे, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसने कहा था लीनियर मोमेंटम कंजर्व कहता है जब आप किसी बॉडी पर, ये तो जल्दी ही करेंगे 3rd यूनिट में ही, और इस एंगुलर मोमेंटम करेंगे 5 मिनट में। लीनियर मोमेंटम होता है द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। यानी कि हम जैसे सीधा सीधा जा रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम। अगर गोल गोल ऐसे घूमे, द क्वांटिटी ऑफ मोशन अराउंड द सर्कल, ऐसे, उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। इसने कहा था कि जब हम बाहरी फोर्स, वैसे लॉ पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, डीपी बाई डी, अगर एफ की वैल्यू 0 कर दे तो डीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब क्या होगा? मोमेंटम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा? अगर कंडीशन ये है कि इफ वी डू नॉट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स देन लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। याद रखना भैया, अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम 0 कर दे तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। बस ये बात याद रखनी है। और चौथा पॉइंट में क्या होता है? फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, ये टॉर्क डीएल बाई डी होता है, वही चीज आएगी, और एल यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर हम टॉर्क को 0 कर दे तो एल भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी कि इफ वी डू नॉट अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क देन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, मेरे को पता है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अब तुम्हें टॉर्क का नहीं पता भाई, क्वांटिटी ऑफ जो द मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है ना? तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, इसमें थोड़ा घबराना मत। और एक बात और है, सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे जो भी मैं नोटिफिकेशन डालूं आपको वो समय समय पर मिलता रहे। तब तक ऑल द बेस्ट अगला करने से पहले। ओके।